Hello everyone, I am Manoj Jangra. Today I will be discussing with you people जूलियस सीजर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जूलियस सीजर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जूलियस सीजर एक ऐसा हिस्टोरिकल प्ले है, एक ट्रैजिक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। और यह भी कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे उनमें से जूलियस सीजर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस प्ले था, और इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो लीजिए, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, जो ये ट्रेजेडी है, मतलब जूलियस सीजर जो है ये एक ट्रेजिक प्ले है, याद रखिए। हिस्ट्री प्ले भी है, ठीक है। नंबर 1, ये एक हिस्टोरिकल प्ले भी है और साथ ही साथ इसे हम ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं। तो दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बात और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आज की ये जो वीडियो है जूलियस सीजर के ऊपर, देखिए मैं इसके अंदर ना केवल समरी को डिस्कस करूंगा, इवन यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी डिटेल हमें रिक्वायर्ड होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन जूलियस सीजर से हमें मिलेगी, वो सारी की सारी डिटेल मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार से और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और ये मैं आपको पूरी तरह से प्रॉमिस करता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये लगेगा कि आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया इस वीडियो पे। तो लीजिए आगे चलते हैं। देखिए, जूलियस सीजर को पहली बार परफॉर्म किया गया था 1599 के अंदर, तो इस बात को याद रखिए, 1599 के अंदर इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। इसकी सेटिंग को रोम के अंदर रखा गया था, ठीक है। 4th पॉइंट, सर थॉमस नॉर्थ, याद रखिए सर थॉमस नॉर्थ, इनकी एक ट्रांसलेशन थी। सर थॉमस नॉर्थ की एक ट्रांसलेशन है प्लूटार्क पैरेलल लाइव्स, जिसको हम प्लूटार्क लाइव के नाम से भी जानते हैं, प्लूटार्क्स लाइव्स के नाम से भी जानते हैं, बट इसका जो पूरा नाम है इस पर्टिकुलर बुक का, जो कि प्लूटार्क ने लिखी थी, जिसका नाम है पैरेलल लाइव्स, इसकी ट्रांसलेशन थॉमस नॉर्थ ने की थी। और यही पर्टिकुलर जो ये ट्रांसलेशन है हमारे विलियम शेक्सपियर के लिए ये एक सोर्स बना था, ठीक है, सोर्स बना था। जो जूलियस सीजर है वो विलियम शेक्सपियर ने इस पर्टिकुलर प्लूटार्क लाइफ जो है उसकी ट्रांसलेशन इनके लिए एक सोर्स बना था, और उसमें से इन्होंने अपना ट्रेजिक प्लॉट निकाला, ठीक है। और एक बात आपको साथ के साथ याद रखनी है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी रोमन प्लेज हैं वो लगभग प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स जो है उसकी ट्रांसलेशन, जो कि थॉमस नॉर्थ के द्वारा की गई है, उसमें से ली गई है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रूटस स्पीक्स मोर देन 4 टाइम्स। देखिए, जूलियस सीजर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनमें से एक जो क्रूशियल, एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल, जी हाँ, इसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल मतलब एक अच्छे खासा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ पूरी कहानी घूमती है। हालांकि ये इसका प्रोटैगोनिस्ट तो नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि इनका प्रोटैगोनिस्ट जो है वो जूलियस सीजर है, मगर देखिए इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल जो उथल पुथल है, जो एक प्रकार का डेलिमा है, डेलिमा का मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी काम को करने के अंदर जो कंफ्यूजन होती है, ठीक है, करे या ना करे, सही है या गलत है, इस प्रकार का जो साइकोलॉजिकल जो उथल पुथल है, जो एक डेलिमा है, वो भाई ब्रूटस के माइंड में चलता है। वैसे तो देखा जाए ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर का दोस्त होता है, काफी अच्छा दोस्त होता है, मगर साथ की साथ ये एक पैट्रियोटिक इंसान है जो अपने देश, अपनी कंट्री से बेतहाशा प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री का प्यार इसके लिए एक ट्रेजेडी का कारण बन जाता है। और ये पूरी की पूरी कहानी वैसे तो जूलियस सीजर के ऊपर है, मगर जूलियस सीजर के ऊपर जो षड्यंत्र जो बनाए जाते हैं, जो प्लॉट किए जाते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार जूलियस सीजर शिकार बन जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए गाइज, एक बार फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज की जो वीडियो है मुझे नहीं पता कितना लंबा चलेगा,
1 से 1.5 घंटा लग सकता है, मगर आपको इतनी गारंटी दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यू आर नॉट सपोज टू like you will not be required to watch any other video. That would be my guarantee. Okay, so बात करते हैं 5th पॉइंट की। देखिए ब्रूटस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में समरी में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, बट फिर भी यहां तक समझिए कि ब्रूटस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि 4 देन 4 टाइम्स अपनी बात बोलता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए। ब्रूटस के बारे में आपको एक बात यहां पर याद रखनी है गाइज, अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयार हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, आप प्लीज़ अच्छे से लिख लीजिए अपने नोटबुक पे। देखिए ब्रूटस के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जूलियस सीजर के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र को रचा गया था। उस षड्यंत्र के अंदर काफ़ी सारे लोग थे। सबसे पहला नाम आता है केसियस का। तो केसियस जो होता है वो ब्रूटस के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे इस षड्यंत्र में शामिल हो जाओ और हम जूलियस सीजर का मर्डर कर देंगे। अब आपके मन में एक जो बात आती है वो ये है कि जूलियस सीजर का मर्डर क्यों किया गया। तो भाई ये बात तो मैं आपको समरी में डिटेल में बताऊंगा, मगर यहाँ तक आपको याद रखना है कि ब्रूटस जो होता है वो एक जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं जितने भी, उनमें से एक है। और जो ये कॉन्स्पिरेसी है, जो ये षड्यंत्र है, ये केसियस के द्वारा लीड किया जाता है और जूलियस सीजर को उसका मर्डर करने के लिए, उसका खून करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है एंटनी, जिसका नाम पूरा नाम होता है मार्क एंटनी। ये इन कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ खड़ा होता है जिन्होंने जूलियस सीजर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र रचा था। तो मार्क एंटोनी जो होता है वो एक तरह से कुल मिलाकर जूलियस सीजर का बदला लेता है, उसकी मौत का बदला लेता है और वो रोम के अंदर सिविल वॉर को छेड़ देता है। और सिविल वॉर किसके खिलाफ छेड़ा जाता है, वो होते हैं जितने भी कॉन्स्पिरेटर होते हैं जो जूलियस सीजर का मर्डर करते हैं। तो मार्क एंटनी उन सब के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है। तो इस बात को भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो लीजिए अब हम बात करते हैं जूलियस सीजर, जूलियस सीजर जो ये प्ले है जिसको हम ड्रामेटिक, ट्रेजिक और हिस्टोरिकल प्ले बोलते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है हमारे सामने आते हैं वो है जूलियस सीजर। ये भाई रोम का जर्नल होता है जिसको रोमन जर्नल बोलते हैं, और इसके साथ साथ ये एक पॉलिटिशियन भी होता है। और इनकी वाइफ का नाम, जूलियस सीजर की वाइफ का नाम होता है कलपुर्निया। ठीक है, याद रखिए इनका भी एक छोटा सा रोल है। और साथ ही साथ कुछ कोटेशन ऐसी है जो कलपुर्निया के द्वारा बोली गई है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम समरी को करते हैं बात। तो उसके बाद कुछ और कैरेक्टर हैं। ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर जो होता है वो भाई जूलियस सीजर का अडॉप्टेड, जी हाँ, अडॉप्टेड बेटा होता है। मार्क एंटनी और लैपिडस, यहां तीनों ये जो पर्सन होते हैं ये तीनों लोग जूलियस सीजर के वेल विशर होते हैं, उसका अच्छा चाहने वाले होते हैं, उसका भला चाहने वाले होते हैं। जब जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है तो जूलियस सीजर के पीछे, उसकी मौत के बाद ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी एंड लैपिडस, ये तीनों ही लोग रोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालते हैं। क्योंकि जब जूलियस सीजर जिंदा था तो ये सारा काम जूलियस सीजर के द्वारा किया जाता था, मगर उसकी मौत के बाद ये तीनों, ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी एंड लैपिडस, ये तीनों जूलियस सीजर की जो सत्ता है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको संभालते हैं। अब हम बात करते हैं वो सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्रकारी। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है केसियस का। हालांकि मैंने लिस्ट में इसको सेकंड नंबर पे रखा है, मगर ये जो केसियस होता है ये एक प्लान बनाता है, और वो प्लान होता है जूलियस सीजर को मौत की घाट उतारने का। और ये सब लोग, केसियस के साथ केस्का और डेसियस ब्रूटस, ये सब लोग मिलकर ब्रूटस के पास जाते हैं, जिसका नाम पूरा नाम होता है मार्कस ब्रूटस। उसके पास जाते हैं
और उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं कि भाई अगर हम मार्कस ब्रूटस को अपने जाल में फंसा लें तो हम अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे। और षड्यंत्र क्या था भाई? जूलियस सीजर को मौत की घाट उतारना। तो ब्रूटस जो है उसके कैरेक्टर को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस प्लॉट को अच्छे से समझ पाएं। देखिए मेरी वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है बट डोंट वरी, मैं हर एक वो पॉइंट बड़े आराम से और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मतलब आप अच्छे से बैठे रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए और साथ के साथ नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया जा सके। तो हम बात कर रहे हैं मार्कस ब्रूटस की, इसके कैरेक्टर की। मार्कस ब्रूटस जो होता है वो एक अच्छा कैरेक्टर होता है और इससे हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा देश प्रेमी होता है। मतलब इसके अंदर पैट्रियोटिज्म की जो भावना होती है वो कूट कूट कर भरी होती है। मगर जो ब्रूटस होता है वो जूलियस सीजर का भी अच्छा दोस्त होता है। मगर जब केसियस ब्रूटस को भड़काता है जूलियस सीजर के खिलाफ कि भाई ये तो एक तानाशाही इंसान है, ठीक है, ये अगर सत्ता पर आ गया, अगर इसके सर पर क्राउन, ठीक है, अगर इसके सर पर क्राउन आ गया तो ये पूरे के पूरे रोम के अंदर एक प्रकार का जो जिसको हम बोलते हैं ना कि एक हिटलर शाही, तानाशाही, मतलब ऐसा कुछ प्रशासन बना देगा जो कि रोमन की जनता के लिए अच्छा नहीं है। और जो ब्रूटस था, ब्रूटस भाई वहां के लोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखता था और ब्रूटस चाहता था कि रोम की जो जनता है वो सुख शांति से रहे। तो कहीं ना कहीं ब्रूटस के मन में ये बीज बोया गया कि जूलियस सीजर एक अच्छा इंसान नहीं है। तो इस प्रकार ब्रूटस जो है वो इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। अब हम चलते हैं समरी के बारे में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, जब प्ले की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं? पहले पॉइंट की तरफ देखिए। जब प्ले की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि रोम के जो पीपल हैं, जो रोम के जो लोग हैं वो भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सेलिब्रेट का कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए जूलियस सीजर ने पोम्पे के जो बच्चे होते हैं, पोम्पे के जो सन होते हैं, पोम्पे एक आदमी का नाम है जो कि पहले रोम का जर्नल था। मगर जूलियस सीजर क्या करता है, पोम्पे को हरा देता है और हराने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब जब जूलियस सीजर रोम के अंदर वापस आता है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं तो इसी बीच देखिए क्या हुआ। जब रोम की जनता जूलियस सीजर की जीत की खुशी में सेलिब्रेट कर रही होती है और इसी बीच क्या होता है, दो ट्रिब्यून, ठीक है, दो ट्रिब्यून होते हैं। एक का नाम होता है फ्लेवियस और दूसरे का नाम होता है मुरेलस, ठीक है। ये दोनों लोग जिनको हम ट्रिब्यून्स बोलते हैं, ये एक प्रकार के, ट्रिब्यून का मतलब होता है एक प्रकार के ऑफिसर होते हैं ये रोम के अंदर। तो ये लोग उन सभी लोगों का, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लोग जूलियस सीजर की जीत की, उसकी ट्रायम्फ की खुशियां मना रहे हैं, उन सब की इंसल्ट करने लग जाते हैं। उनको बोलते हैं कि जाओ जाओ तुम सभी अपने घर जाओ, ठीक है। और ये लोग उनको, मतलब ये जो ट्रिब्यून होते हैं फ्लेवियस और मुरेलस, ये दोनों लोगों को बोलते हैं कि तुम कितना जल्दी अपना माइंड चेंज करते हो। अपनी जो लॉयल्टी है, मतलब कि पहले तक तो आप जो पोम्पे था, पोम्पे वहाँ का जर्नल था, उसके लिए सभी लोग लॉयल्टी रखे हुए थे, मतलब उसके लिए लॉयल थे। मगर जैसे ही जूलियस सीजर ने जीत हासिल की तो सबके सब लोग अब जूलियस सीजर की तरफ आ गए, ठीक है। अब जूलियस सीजर को बहुत ज़्यादा मतलब अपना मानने लगे, अपना अन्नदाता, अपना मतलब हर चीज़ में उसे अपना मानने लगे। तो इसी प्रकार ये जो फ्लेवियस होता है और मुरेलस होता है, ये जेलस के कारण कि लोग कितने मतलब वो होते हैं, चेंज कर देते हैं अपने माइंड को। पहले तो वो पोम्पे की तरफ अपनी लॉयल्टी थी और अब वो जूलियस सीजर की तरफ हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये लोग दोनों सभी लोगों की इंसल्ट करते हैं और उन्हें घर भगा देते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द फीस्ट पार्टी, अब जूलियस सीजर की जीत की खुशी में एक फीस्ट, एक दावत पार्टी चल रही होती है और वहां पर जूलियस सीजर जो होता है वहां पर एक विक्ट्री, जीत की खुशी में एक परेड को ऑर्गेनाइज करता है। अब इसी बीच जब जूलियस सीजर उस परेड को ऑर्गेनाइज करने में बिजी है
हम क्या देखते हैं कि यहां पर कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और वो षड्यंत्र क्या है, देखिए यहां पर केसियस, इस कैरेक्टर को याद रखिए, केसियस। केसियस क्या करता है, वो ब्रूटस के पास जाता है और ब्रूटस को बोलता है कि भाई तू एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी, एक प्लॉट है जूलियस सीजर का मर्डर करने का, वो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर, इस षड्यंत्र में शामिल हो। ब्रूटस कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मतलब मैं क्यों शामिल हूं और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ब्रूटस आगे क्या बोलता है, ब्रूटस, देखिए ब्रूटस के कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बट एक बार फिर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूं नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस वास्तव में एक्चुअली जूलियस सीजर को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि जूलियस सीजर का काफी अच्छा फ्रेंड था ये ब्रूटस। मगर मैंने आपको बताया था कि ब्रूटस जो था वो काफी पैट्रियोटिक इंसान था। वो रोम की जनता को सेफ रखना चाहता था, वो चाहता था कि रोम की जनता खुशहाल रहे। मगर जब ब्रूटस को जब हम देखते हैं, ब्रूटस जब जो पोम्पे था उसको मार कर, उसको किल करके, उससे विजय प्राप्त करके जब वापस रोम में लौटता है, तो वहां पर उसको देखकर ब्रूटस के मन में एक ख्याल आता है कि भाई कहीं ना कहीं जूलियस सीजर एक तानाशाही शासक के रूप में भविष्य में ना, मतलब अपनी पावर का मिस यूज करे। तो उसके मन में ये ख्याल जो होता है वो केसियस के द्वारा डाला जाता है। केसियस ब्रूटस को बोलता है कि तुम देख रहे हो ब्रूटस कि जूलियस सीजर के आसपास लोग कैसे मंडरा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जूलियस सीजर एक वक्त के बाद एक तानाशाही के रूप में उभरेगा। तो ब्रूटस के मन में अपने लोगों के प्रति जितनी चिंता थी, वरिड थी, वो सब होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गया, चिंतित हो गया। इसीलिए ब्रूटस ने डिसाइड किया कि भाई वो भी कॉन्स्पिरेटर के साथ मिलकर जूलियस सीजर का कत्ल करेगा। अब देखिए 7 पॉइंट पर आते हैं, वहां पर देखिए मीनवाइल ब्रूटस जब ये सुनता है कैस्का से, ठीक है, मैंने आपको बताया था कैस्का एक कैरेक्टर होता है, तो माहौल कैसा चल रहा होता है मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में जूलियस सीजर जीत की खुशी में मंच पर आकर अपने लोगों को संबोधित करता है और लोग उसके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्रूटस जो होता है वो सुनता है कैस्का के द्वारा, मतलब कैस्का ब्रूटस को बोलता है कि तुम्हें पता है ब्रूटस, मार्क एंटनी ने जूलियस सीजर को 3 बार, याद रखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसको जूलियस सीजर को कितनी बार क्राउन, जो मुकुट था, वो ऑफर हुआ था, ठीक है। तो मार्क एंटनी ने क्या किया, जूलियस सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया कि भाई तुम रोम की जो गद्दी है, जो किंग की जो गद्दी है, उस पर बैठ जाओ। मगर जूलियस सीजर ने हर बार उसको मना कर दिया। और ये बात कैस्का ब्रूटस को बताता है और अपनी तरफ से एक बात ऐड और जरूर करता है। कैस्का कहता है कि जैसे ही मतलब क्राउड थी, वहां की जो जनता थी, उन्होंने अपलॉडेड सीजर फॉर रिफ्यूजिंग द क्राउन, मतलब कि क्राउन को मना, जब जूलियस सीजर ने क्राउन को मना कर दिया तो वहां की जनता जो थी वो जूलियस सीजर के बड़प्पन को देखकर, उसके त्याग को देखकर, उसके सैक्रिफाइस को देखकर उसका बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगी, उसका अपलॉड, ठीक है, अपलोड करने लगी, मतलब उसका तालियों के साथ उसकी सहारना करने लगी। तो ऐसा देखकर, ठीक है, सीजर कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है। ये बात कैस्का ने ब्रूटस से कही थी, याद रखिए। उसने ये कहा था कि जब जूलियस सीजर ने क्राउन को मना कर दिया तो वहां के लोग खुशी के मारे जूलियस सीजर के लिए अपलोड करने लगे, तालियों से उसकी प्रशंसा करने लगे। तो ये सब देखकर जो जूलियस सीजर था वो कहीं ना कहीं अपसेट हो गया, मतलब उसके हाथ से क्राउन जाता हुआ नजर आने लगा। तो ये बात कैस्का ब्रूटस के कानों में उसको भड़काने के लिए करता है ताकि वो इस षड्यंत्र में शामिल हो जाए। तो याद रखना गाइस, ब्रूटस जो होता है वो वास्तव में जूलियस सीजर को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो तो उसका दोस्त होता है। मगर कुछ षड्यंत्रकारी होते हैं, जैसे कि केसियस हो गया, कैस्का हो गया, इस प्रकार से ये जो जितने भी लोग होते हैं वो
चाहते थे कि जूलियस सीजर को रास्ते से हटा दिया जाए और वो इस काम के लिए ब्रूटस का षड्यंत्र में शामिल होना बड़ा जरूरी था। तो वो ब्रूटस के कान भरने लगे। तो जब आगे की कहानी हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे ये क्या करते हैं, ये सब के सब लोग नकली कुछ लेटर लिखते हैं और फिर वो ब्रूटस के पास जाते हैं और ब्रूटस को बोलते हैं कि देखो देखो ये लेटर, ये रोम की जनता है जो कि जूलियस सीजर के खिलाफ शिकायत कर रही है कि हमें इस प्रकार का तानाशाही नहीं चाहिए। हालांकि ये जितने भी लेटर होते हैं वो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं वो खुद नकली लेटर्स बनाते हैं और उन नकली लेटर को लिखकर वो जाते हैं ब्रूटस के पास। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ब्रूटस के पास इसलिए गए थे वो क्योंकि उसका फेवर मिल जाए और वो हमारे साथ कॉन्स्पिरेशन है उसमें शामिल हो जाए। तो इस प्रकार उनका जो प्लान है वो कामयाब हो जाता है। ब्रूटस जो होता है वो लेटर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया था ब्रूटस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैट्रियोटिक इंसान होता है। तो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसके मन में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है वो जूलियस सीजर के तानाशाही व्यवहार के कारण काफ़ी ज़्यादा तंग है और परेशान है और वो इस प्रकार का जो मतलब शासक है नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पॉइंट नंबर 13 की तरफ देखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 13, आफ्टर मच डिबेट ब्रूटस जॉइन द कॉन्स्पिरेसी। अब क्या होता है कि वो जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे वो ब्रूटस के पास जाते हैं, लेटर दिखाते हैं और वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है और डिबेट का रिजल्ट ये निकलता है कि ब्रूटस अब भाई कॉन्स्पिरेसी में, जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें शामिल हो जाता है और वो प्लान करने लग जाते हैं कि मैं ब्रूटस को कैसे मारा जाए। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए। फिर बात करते हैं 14 पॉइंट की। आफ्टर इग्नोरिंग द प्रिडिक्शंस ऑफ द सूदसेयर। सूदसेयर एक प्रकार का एक ऐसा इंसान होता है जो कि प्रिडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। जिस दिन पार्लियामेंट जो सभा थी, मतलब जो कोर्ट था, बैठना था, जूलियस सीजर को कोर्ट का बुलावा आया और उसे कोर्ट में जाकर किसी इंपॉर्टेंट काम से कोर्ट में जाना था। मगर पहले तो उसकी वाइफ आती है कलपुर्निया जूलियस सीजर के पास और वो उसे बोलती है कि मैंने कल रात सपना देखा और सपने में मैंने क्या देखा कि कोई इंसान तुम्हारा खून कर रहा है, तुम्हारा कत्ल कर रहा है, तो प्लीज़ तुम आज पार्लियामेंट मतलब कोर्ट में सभा में मत जाओ, ठीक है, आज का दिन तुम रहने दो। तो वो बड़ी गिड़गिड़ाती है, उसके भीख मांगती है कि तुम आज मत जाओ। तो कहीं ना कहीं जो जूलियस सीजर होता है वो क्या करता है, अपने एक मतलब सेवक को, ठीक है, अपने एक सिपाही को सूदसेयर के पास भेजता है, एक प्रिडिक्शन जो करते हैं उनके पास, मतलब जिसको प्रिस्ट बोलते हैं, उनके पास भेजते हैं और उनसे सारी बात डिस्कस करते हैं कि क्या यह बात सच हो सकती है। तो सूदसेयर जो होता है, जो प्रिडिक्शन करने वाला प्रिस्ट होता है, वो भी बोलता है कि हाँ, आज के दिन तुम घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। तो भाई वार्निंग तो दे दी जा चुकी है। जूलियस सीजर को कहा गया है कि भाई आज के दिन तुम सभा को बोलते हैं सनेट के अंदर मत जाना, नहीं तो आज तुम्हारा कत्ल, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। मगर जूलियस सीजर जो था वो एक बहादुर इंसान था और इस प्रकार वो देखिए वो कहता है कि नहीं, वो इन सब वार्निंग के बावजूद भी वो सेनेट के अंदर चला जाता है। तो अब क्या होता है, अब जो कॉन्स्पिरेटर थे, जितने भी षड्यंत्रकारी थे, वो तो अब मतलब ताक में थे कि कैसे ना कैसे जूलियस सीजर को मार दिया जाए। तो अब देखिए क्या होता है, जूलियस सीजर जो था वो सेनेट के अंदर जा रहा था, तो कॉन्स्पिरेटर किसी काम के लिए वो उसके पास जाते हैं और जैसे ही उसके पास जाते हैं तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, जो कैस्का होता है, कैस्का जो था वो फर्स्ट पर्सन था, ठीक है, जो कि जिसने जूलियस सीजर के पेट के अंदर चक्कू मारा था सबसे पहली बार, ठीक है, और ब्रूटस जो था वो लास्ट इंसान था जिसने स्टैब किया था, उसके लास्ट में चक्कू मारा था। याद रखिए जितने भी षड्यंत्रकारी थे, काफी सारे लोग होते हैं, उनमें से पहली बार जो स्टैब करने वाला, चक्कू मारने वाला, वो था कैस्का और सबसे लास्ट में था ब्रूटस। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड ओवर हियर, ओके। अब जब ब्रूटस जूलियस सीजर का दोस्त
जिसे वो बहुत ज्यादा मानता था। ठीक है, जब वो उसके पेट में चक्कू मारता है तो वो मरते मरते जूलियस सीजर अपने मुंह से कुछ शब्द बोलता है, इट टू ब्रूट, इट टू ब्रूट, इट टू ब्रूट। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब था यू टू ब्रूटस, मतलब तुम भी ब्रूटस, तुम भी इन षड्यंत्रकारी लोगों में शामिल हो गए, हाउ शेम यू आर। तो भाई जूलियस सीजर की डेथ हो चुकी है, और डेथ होने के बाद उसका जो फनरल होता है, उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उसकी डेड बॉडी को काफ़ी मतलब बड़े लेवल पर सजाया जाता है, उसको ताबूत में बंद करके। और उससे पहले जितने भी वहाँ के जितने भी मतलब जो नाइट लोग थे, ठीक है, जितने भी हाई रैंक के जितने भी लोग थे, वो सब ब्रूटस के मरने के मतलब इस पर्टिकुलर फनरल के अंदर वो कुछ ना कुछ लोगों के सामने बोलना आरंभ करते हैं मंच के ऊपर आकर। तो सबसे पहले जो जूलियस सीजर के जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं वो इस बात को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट नंबर 18 को देखते हैं तो वहां पर मैंने ये बताया गया है कि वो इस बात को क्लियर करते हैं लोगों के सामने कि उन्होंने जूलियस सीजर का मर्डर क्यों किया। और वो ये लोग बोलते हैं कि हमने जो मर्डर किया वो रोम की जनता के लिए अच्छा था, ताकि एक तानाशाही से रोम की जनता को बचाया जा सके। एक ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है? तानाशाही। ठीक है, जो अपनी मन मर्जी से काम करता है, कि रोम की जनता को इस ऑटोक्रेट से बचाया जा सके, इसलिए हमने मिलकर सीजर को मार दिया। अब क्या होता है? अब ब्रूटस जो होता है वो मंच पर आता है, पब्लिक के सामने आता है और अपने आप को डिफेंड करता है। वो यहां पर ये बोलता है कि आई वांटेड टू सेव पब्लिक फॉर रोम फ्रॉम एन ऑटोक्रेट जूलियस सीजर। वो सिंपल भाषा में बोलता है ब्रूटस अपने जनता से कि मैंने रोम की जनता के लिए, रोम की जनता को इस प्रकार के तानाशाही ऑटोक्रेट, ठीक है, ऑटोक्रेट तानाशाही जूलियस सीजर से बचाने के लिए मैं इस षड्यंत्र में शामिल हुआ और मैंने जूलियस सीजर का मर्डर किया, सिर्फ आप लोगों के लिए। और ब्रूटस ने तो वास्तव में यही किया था। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, ब्रूटस जो था वो दूसरे षड्यंत्रकारियों की तरह नहीं था, क्योंकि ब्रूटस का यहां पर अपना खुद का मतलब जो सेल्फ, जो उसका कोई पर्पस नहीं था। उसने जो भी किया वो रोम की जनता की भलाई के लिए किया। आगे देखिए 20th पॉइंट, फॉर द सेम टाइम पब्लिक इज ऑन हिज साइड। ब्रूटस की इस बात को सुनने के बाद पूरी की पूरी जनता जो होती है वो ब्रूटस के साथ चली जाती है और वो उससे एग्री करती है कि हाँ, ये ब्रूटस ने जो भी किया वो हमारे लिए किया है और हमारे लिए अच्छा ही सोचा है। तो देखिए अब बात करते हैं 21 पॉइंट की। तो 21 पॉइंट में क्या देखते हैं? आफ्टर द स्पीच ऑफ ब्रूटस की स्पीच खत्म होने के बाद अब स्टेज के ऊपर आता है मार्क एंटनी। आपको पता है मार्क एंटनी जो था वो कुल मिलाकर जूलियस सीजर के साथ था। तो मार्क एंटनी स्टेज के ऊपर आता है और लोगों को एड्रेस करता है। तो देखिए मार्क एंटनी जो होता है वो अपनी जो चतुराई वाली जो भाषण कला होती है उससे लोगों को, ठीक है, जूलियस सीजर के फेवर में कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब तक तो ब्रूटस के फेवर में थे लोग, ब्रूटस को सही मान रहे थे और जूलियस सीजर का जो मर्डर था, उसकी जो किलिंग थी, लोग मानते थे कि वो सही है। मगर अब मार्क एंटनी जो था वो स्टेज के ऊपर आता है और वो अपनी चतुराई वाली, ठीक है, सप्टल और एलोक्वेंट जो स्पीच होती है, जो भाषण होता है, उससे जूलियस सीजर के डेड बॉडी के ऊपर वो बोलता है। तो वो अपनी एलोक्वेंट और सप्टल भाषण के द्वारा वो रोम के जनता को जूलियस सीजर के पक्ष में ला देता है और वो लोगों के सामने सच्चाई को भी रखता है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डायरेक्ट नहीं रखता, वो इनडायरेक्ट रूप से लोगों को बताता है। तो देखिए एक छोटा सा कोटेशन था, वो समझ लेते हैं। यहां पर मार्क एंटनी अपनी बात को शुरू करता है। सबसे पहले बोलता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, माई कंट्री मैन, लैंड मी योर ईयर। लैंड मी योर ईयर का मतलब होता है कि मुझे अपने कान देना, नहीं,
मतलब कि मुझे ध्यान लगाकर सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो देखिए मार्क एंटोनी जो स्टेज के ऊपर जैसे ही आता है, उसके आने से पहले ब्रूटस के फेवर में थी सारी की सारी जनता। ब्रूटस और जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे उन सभी को सही मान रहे थे कि भाई उन लोगों ने जो भी किया है वो सब करेक्ट है, सब सही है। मगर मार्क एंटनी ने आकर सारा का सारा माहौल चेंज कर दिया। उसने अब बड़ी चतुराई से, बड़ी क्लेवरली अपनी स्पीच के द्वारा लोगों को अपने ओपिनियन दिया और उस ओपिनियन के द्वारा लोगों को उन कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ कर दिया। और इस प्रकार उनके इमोशंस को, कॉमन पीपल के जो इमोशंस थे और जूलियस सीजर के लिए जो सिंपैथी थी वो जगा दी। तो जिसके मतलब कारण लोग अब जूलियस सीजर की जो असलियत है वो लोग उसे मानने लगे और वो सामने आ गई। तो देखिए 24th पॉइंट पे हम देखते हैं थोड़ा सा कि उससे पहले जो लोग थे वो सारे के सारे जो मर्डरर थे, कॉन्स्पिरेटर थे, उनको सही मानते थे। मगर मार्क एंटनी की स्पीच के बाद पीपल जो लोग थे वो अब कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ हो गए और अब उनको समझ में आ गया कि कॉन्स्पिरेटर जितने भी षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने जानबूझकर जूलियस सीजर को मारा है वो लोग अब उन सब के खिलाफ हो गए। और उन लोगों को ये पता लग गया कि जूलियस सीजर को कॉन्स्पिरेटर ने गलत, ठीक है, गलत मतलब अन्यायोचित मारा है, उनके साथ अन्याय किया है। आगे देखते हैं। देखिए मार्क 25th पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि मार्क एंटनी ने पब्लिक को याद दिलाया कि जूलियस सीजर के बारे में याद करो। जूलियस सीजर हैज डन गुड फॉर रोम पीपल। जूलियस सीजर ने रोम के लोगों के लिए कितना अच्छे अच्छे काम किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिंपैथी विद द पुअर। जूलियस सीजर हमेशा से ही रोम के अंदर जो पुअर लोग हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा सिंपैथी रखते थे। ठीक है, अब एक एक करके मार्क एंटनी लोगों के जो इमोशंस हैं वो जूलियस सीजर के लिए जगाने लगा। वो उनको याद दिलाने लगा कि जूलियस सीजर था, उन्होंने रोम की जनता के लिए कितना अच्छा काम किया है और किस किस प्रकार के जो गरीब लोग थे उनके लिए वो सिंपैथी रखते थे। इसके बाद रिफ्यूजल ऑफ क्राउन 3 टाइम्स। अब देखो यहां पर भी आपको बात याद रखनी है कि यहां पर मार्क एंटनी कहते हैं कि मैंने 3 बार जूलियस सीजर को क्राउन ऑफर किया मगर वो एक अच्छा इंसान, वो बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी एम्बिशियस नहीं था। वो एक जो जिसको तानाशाही बोलते हैं, ठीक है, एक्रो मतलब जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल तानाशाही था, एक प्रकार का डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। तो मार्क एंटनी एक एक करके उनको सभी के सभी जितने भी रूल्स थे, जितने अच्छे अच्छे काम थे उनके बारे में बताने लगा। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे, अगर 26 पॉइंट की बात करें तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि मार्क एंटनी की स्पीच के बाद ब्रूटस का जो क्लेम था कि भाई जूलियस सीजर एक एम्बिशियस इंसान था, एक महत्वाकांक्षी इंसान था और वो एक डिक्टेटर था, वो शायद रोम की जनता के ऊपर तानाशाही करना चाहता था। ये जो क्लेम था, ये जो दावा था ब्रूटस का, मार्क एंटनी की स्पीच के कारण इस दावे के ऊपर सवालिया निशान, उसके ऊपर सवाल उठाए जाने लगे रोम की जनता के द्वारा। और अगर 27 पॉइंट को देखते हैं तो मार्क एंटनी कहता है क्राउड से, रोम की जनता से, लुक एट द सीजर्स ब्लडी लाइफलेस बॉडी एंड शेड टीयर्स एंड गेन सिंपैथी फॉर देयर डेड हीरो। मार्क एंटनी बोलता है कि सीजर की ये जो ब्लडी, खून से भरी हुई, जीवन रहित लाइफलेस बॉडी को देखो और इस बॉडी के ऊपर आंसू बहाओ, ठीक है, और उसके लिए सिंपैथी दो, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये मरा हुआ बंदा है, ये जो लाश पड़ी है, वो आपका हीरो था, वो रोम का हीरो था,
ठीक है, और जितने भी ये कॉन्स्पिरेटर हैं ना, उन लोगों ने उसे गलत तरीके से मारा था। फिर यहाँ पर मार्क एंटनी आगे बढ़कर बोलता है कि अगर मैं जूलियस सीजर की विल, जो विल होती है ना, जो डॉक्यूमेंट होता है, कागज़ होता है, विल, उसको पढ़कर सुनाता है यहाँ पर मार्क एंटनी। तो जिसके अंदर जूलियस सीजर की विल को पढ़कर सुनाता है, और यहाँ पर वो बोलता है कि जूलियस सीजर ने अपनी विल के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि रोम के जो सिटीजन हैं उन हर एक सिटीजन को 75 ड्रैक्मस एक प्रकार की करेंसी होती है, 75 ड्रैक्मस मिलेंगे। तो जब ये जनता जानती है तो जनता भड़क जाती है, उनको सच का मालूम हो जाता है कि भाई जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं, इंक्लूडेड ब्रूटस, उन्होंने जूलियस सीजर को रॉन्गली मारा है, उसके साथ अन्याय किया है, गलत किया है उसके साथ, तो उसका बदला लेंगे हम लोग। तो दिस इज हाउ एंटनी, इस प्रकार मार्क एंटनी लोगों के, रोम की जनता के अंदर जो इमोशंस हैं उनको जगाता है, और वो सारे के सारे लोग अब गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं, और वो अब ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स उनके खिलाफ हो जाते हैं, और वो उन सबको देश निकाला, मतलब कि देश निकाला, यस। तो इस प्रकार एंटनी जो होता है वो लोगों का जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो जगा देता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, ब्रूटस और मार्क जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं उनको अब रोम से बाहर निकाल देना चाहते हैं। तो भाई अब रोम की जनता ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर को रोम से बाहर निकाल देती है। अब जो दूसरा सीन शुरू होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं, ब्रूटस जो कि अब रोम से बाहर है और पूरी तरह से गुस्सा है, और वो एक आर्मी तैयार करता है, ठीक है। वो एक आर्मी तैयार करता है, और आर्मी तैयार इसलिए करता है ताकि वो सिविल वॉर, एक युद्ध को छेड़ सके, एक युद्ध को कर सके, किसके खिलाफ, मार्क एंटनी के खिलाफ, क्योंकि मार्क एंटनी ने हमारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी और लोगों ने हमें रोम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर दो ऐसे इंसान हैं जो कि जूलियस सीजर के फेवर में लड़ेंगे। एक तो मार्क एंटनी और जूलियस सीजर का बेटा, अडॉप्टेड बेटा है जिसका नाम है ऑक्टेवियस सीजर। ये दोनों मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर अब ये लड़ेंगे ब्रूटस और उसकी आर्मी के खिलाफ। तो देखिए क्या होता है, उसी रात को, मतलब अगली रात को क्या देखते हैं, सीजर, जूलियस सीजर का भूत ब्रूटस के सपने में आता है और उसे वॉर्न करता है, चेतावनी देता है कि ब्रूटस सावधान, जो युद्ध तुम मेरे सैनिकों मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस के साथ लड़ने वाले हो उसमें तुम्हारी हार निश्चित है। तो देखिए वो ब्रूटस से क्या कहता है, दाउ शैल्ट सी मी एज फिलिप। ये कोटेशन याद रख लीजिए, इसका मतलब है कि तुम्हारी हार पक्की है। दाउ शैल्ट सी मी एट फिलिपी, ठीक है। ये कोटेशन जूलियस सीजर ब्रूटस को सपने में बोलता है। अब युद्ध शुरू हो जाता है। बैटल में, एट द बैटल हम क्या देखते हैं, कैसियस एंड ब्रूटस, ठीक है, वो जानते हैं कि भाई उनकी मौत निश्चित है इस युद्ध में, मगर फिर भी वो साहस करके मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। कैसियस वॉज किल्ड एंड ब्रूटस बैटल्स अगेन, बट ही लॉस्ट बैटल एंड कमिट सुसाइड। कैसियस जो होता है वो लड़ता है और वो मारा जाता है। ब्रूटस भी युद्ध में हार जाता है मार्क एंटनी से, और सजा से बचने के लिए ब्रूटस सुसाइड कर लेता है। यह बात याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पॉइंट को। तो गाइस इस प्रकार ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है, और एंड के अंदर क्या देखते हैं, ब्रूटस की जो डेड बॉडी है वो पड़ी है, और उसे मार्क एंटनी ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देते हैं। और ब्रूटस की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि इसलिए दी जाती है क्योंकि मार्क एंटनी बोलता है कि ब्रूटस हैज़ रिमेन्ड द नोबलेस्ट रोमन, कि ब्रूटस जो है ना वो एक नोबलेस्ट रोमन है। क्यों है? क्योंकि उसने जूलियस सीजर को मारा, ठीक है, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए।
आम जनता की भलाई चाहता था ब्रूटस, मगर मारा तो था उसने जूलियस सीजर को और उसकी सजा भी उसे मिली। हालांकि ब्रूटस दूसरे कॉन्स्पिरेटर की तरह नहीं था, वो देश की, रोम की वेल बीइंग, भलाई चाहता था। ठीक है, वो रोम की भलाई चाहता था। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए। तो देयर इज देन ए स्मॉल हिंट। तो जब ये प्लॉट खत्म होने वाला होता है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हिंट मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस, ठीक है, इन ये जो कैरेक्टर होते हैं वो विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले का हिंट देता है, जो एक और रोमन प्ले है जिसका नाम है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, तो याद रखना एंटनी और क्लियोपैट्रा की जो हिंट है वो हमें जूलियस सीजर के अंदर मिलती है लास्ट के अंदर। तो ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, उसमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समरी में बताए हैं, कुछ पॉइंट्स को रिपीट करते हैं ताकि आप यूजीसी नेट के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। तो पहला जो पॉइंट है उस पर हम नज़र डालते हैं कि विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ रेफर्ड हिज ऑन प्ले। देखिए जूलियस सीजर जो प्ले है इसके अंदर इन हीज अनदर प्ले हैमलेट, एक्चुअल में क्या होता है, जो हैमलेट प्ले है, ठीक है, हैमलेट प्ले के अंदर जूलियस सीजर का जिक्र हमें देखने को मिलता है। याद रखना एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा ऐसा प्ले है जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने मतलब रेफरेंस दिया था जूलियस सीजर का। ठीक है, तो जूलियस सीजर का रेफरेंस भाई हैमलेट प्ले के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, हैमलेट जो प्ले है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए कि हैमलेट जो प्ले है उसके अंदर जूलियस सीजर का जिक्र देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्रिंस हैमलेट पोलोनियस से बात करता है और वो पोलोनियस से उसके करियर के बारे में पूछता है कि एज ए थेस्पियन का मतलब होता है एक ड्रामाटिस्ट, ठीक है, ड्रामा से रिलेटेड। प्रिंस हैमलेट पोलोनियस से पूछता है उसके करियर के बारे में एज ए थेस्पियन एट यूनिवर्सिटी, मतलब उससे ये पूछता है कि तुम जो एज ए ड्रामाटिस्ट क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह ऐसे पूछ रहे हैं। तो पोलोनियस से रिप्लाई करता है कि आई डिड अनेक्ट जूलियस सीजर, मतलब कि मैंने जूलियस सीजर का रोल निभाया है। एंड आई वॉज किल्ड कैपिटोल, ब्रूटस किल्ड मी, और मुझे मार दिया गया, ठीक है, और ब्रूटस ने मुझे मारा है। तो इस प्रकार से ये जो जूलियस सीजर का जो रेफरेंस है पोलोनियस रिप्लाई करता है और पूछा जाता है प्रिंस हैमलेट से। तो ये जो कोटेशन मैंने आपको दिखाई है गाइज, जो हैमलेट है विलियम शेक्सपियर का प्ले, उसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हम क्या देखते हैं सेकंड पॉइंट पे, जूलियस सीजर इज नेम्ड आफ्टर फेमस रोमन जर्नल। एक रोमन जर्नल मतलब रोम का रहने वाला एक जर्नल था, एक पॉलिटिशियन था जिसका नाम था गेयस जूलियस सीजर। इसी के नाम पर जूलियस सीजर प्ले का नाम रखा गया है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिए। अब हम बात करते हैं मार्कस ब्रूटस के बारे में। मार्कस ब्रूटस, द प्ले इज मोर फोकस्ड ऑन ब्रूटस। पूरा का पूरा प्ले जो है वो ब्रूटस के ऊपर आधारित है, उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी जो डायलेमा है, ठीक है, मतलब किस प्रकार का जो मतलब वो डायलेमा कन्फ्यूज़न वो फेस करता है। कैसा कन्फ्यूज़न, देखिए वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं अपने दोस्त के लिए जो लॉयल्टी है, मतलब वो जूलियस सीजर का दोस्त होता है और दोस्त की तरफ जो उसकी लॉयल्टी है वो उसको निभाए, या फिर देश के लिए जो पैट्रियटिज्म है, देश के लिए जो पैट्रियटिज्म है, जो देशभक्ति है, उसको निभाए। तो इस प्रकार से जो ब्रूटस है वो काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर देखिए रोमन प्ले, ये एक रोमन प्ले है। एंड ऑल द कॉन्स्पिरेटर इंक्लूडिंग ब्रूटस किल्ड जूलियस सीजर इन एक्ट 3 सीन 1। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, एक्ट 3 सीन 1 के अंदर जितने भी कॉन्स्पिरेटर होते हैं वो जूलियस सीजर का कत्ल करते हैं। तो जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी है, ट्रेजिक प्ले है, और इसको 1599 के अंदर भी लिखा गया था और उसी वक्त 1599 में इसको परफॉर्म भी किया गया था। इस बात को भी याद रखें। इस पर्टिकुलर प्ले का सोर्स क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थॉमस नॉर्थ ने एक ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क्स लाइव्स। इस पर्टिकुलर वर्क
का जो ट्रांसलेशन है थॉमस नॉर्थ का, ये भाई विलियम शेक्सपियर को जूलियस सीजर लिखने के का एक सोर्स बना। इसको भी याद रखिए। प्ले की शुरुआत में क्या होता है, जितने भी कॉमनर होते हैं, जो रोम के कॉमन पीपल होते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जूलियस सीजर की जीत का, ट्रायम्फेंट का, कि जीत के वो आया है, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसने पोम्पे के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सन्स होते हैं, उनको हराया था, बैटल ऑफ मुंडा। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जूलियस सीजर ने किसको हराया, तो हराया था पोम्पे को। तो इस पॉइंट को याद रखिए। जूलियस सीजर जो था वो एक कान से बहरा था, इस बात को भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जब जूलियस सीजर की डेथ होती है तो रोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का शासन है, वो संभाला जाता है मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लैपिडस, इन तीनों के द्वारा। ठीक है, और याद रखिए एंटनी, ऑक्टेवियस और लैपिडस जो हैं, ये तीनों ही कैरेक्टर हमें एंटनी और क्लियोपाट्रा, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं ये तीनों के तीनों कैरेक्टर। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए। मेरोन टेलर एक राइटर थे, और इस राइटर की एक बुक थी। ठीक है, इस बुक का नाम है विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंड द आयरनी ऑफ हिस्ट्री। याद रखिए, विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंड द आयरनी ऑफ हिस्ट्री, ये मेरोन टेलर की एक बुक है। एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि टॉक अबाउट एनी ऑफ द मेरोन टेलर्स बुक विच इज बेस्ड ऑन जूलियस सीजर्स प्ले। तो गाइज, जूलियस सीजर का विलियम शेक्सपियर जो है, इस बुक का नाम है शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंड द आयरनी ऑफ हिस्ट्री। तो इसको याद अच्छे से रखिए। कुछ और पॉइंट्स को याद रखते हैं। देखिए, कैस्का जो था वो पहला ऐसा इंसान था जिसने सीजर को चक्कू मारा था पेट में। ठीक है, और ब्रूटस जो था वो लास्ट ऐसा इंसान था जिसने उसको चक्कू घोंपा था। अब हम बात करते हैं, कुछ कोटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली कोटेशन मार्क एंटनी की है। मार्क एंटनी बड़ी शानदार कोटेशन देता है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार आप ये देखिए, मार्क एंटनी जब स्टेज पर आता है और सामने जूलियस सीजर की डेड बॉडी होती है, वहां पर क्या बोलता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर, मुझे अपने कान दो, मतलब मुझे ध्यान से सुनो। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, मैं यहाँ पर आया हूँ जूलियस सीजर को बरी करने के लिए, मतलब उसको दफनाने के लिए, ना कि उसकी प्रेज करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो एक्ट 3 सीन 1 के अंदर ये कोटेशन मार्क एंटनी जूलियस सीजर के लिए बोलता है। अब जूलियस सीजर की कुछ कोटेशंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, जूलियस सीजर, तो गाइस 15 पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। जूलियस सीजर जब उसकी वाइफ कल्पोनिया उसे बोलती है कि आज तुम मत जाओ, कल रात को मुझे बुरा सपना देखा था जिसके अंदर मैंने देखा कि तुम्हारा लोगों ने मर्डर कर दिया। जूलियस सीजर क्या रिप्लाई करता है कल्पोनिया को, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। कायर लोग जो होते हैं ना, वो अपने मौत से पहले पता नहीं कितनी बार मरते हैं। तो गाइज, ये एक्ट 2 सीन 2 के अंदर इस कोटेशन को कहा गया था जूलियस सीजर के द्वारा, जो कि विलियम शेक्सपियर का ट्रैजिक और हिस्टोरिकल प्ले है। याद रखिए। अगला पॉइंट, इट टू ब्रूट, ये जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1 के अंदर कहा गया है जूलियस सीजर के द्वारा। बोलते कि एंड यू ब्रूटस, मतलब तुम भी ब्रूटस, तुमने भी मेरा कत्ल किया। अब देखिए, कलपुर्निया जो कि जूलियस सीजर की वाइफ है, वो क्या बोलती है, वो क्या कहती है। When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth the death of princes. कलपुर्निया, जब जूलियस सीजर मर जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो कल्पनिया बोलती है कि जब कोई बैगर, कोई भिखारी मरता है, तो हम आसमान में किसी भी प्रकार का जो कॉमेट होता है, मतलब कोई भी ध्रुव तारा टूटता हुआ नहीं देखते। मतलब कि जब कोई बैगर, जब कोई छोटा इंसान मरता है, ऐसा जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो हम कोई चेंज नहीं देखते। मगर जब कोई प्रिंसेस मरता है तो हम देखते हैं कि पूरा हेवन जो होता है वो आग की लपटों में
चला जाता है, ठीक है, उसके अंदर आग लग जाती है जब कोई प्रिंस मरता है। तो ये कोटेशन थी कल्पुनिया के द्वारा, जो कि जूलियस सीजर की वाइफ है। अब 17 पॉइंट पे देखिए, कल्पुनिया वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जब जूलियस सीजर को सेनेट के लिए दरबार के अंदर बुलावा भेजा जाता है कि प्लीज़ आइए, तो कहीं ना कहीं कल्पुनिया को उससे एक दिन पहले एक सपना आता है। उस सपने में वो क्या देखती है कि जूलियस सीजर का मर्डर किया जा रहा है। तो कल्पुनिया, अब क्या होता है, जूलियस सीजर इज़ गेटिंग रेडी टू गो फॉर द सेनेट। अब सेनेट में मतलब दरबार में जाने के लिए, वहाँ पर जो मतलब जो एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर जाने के लिए, दरबार में जाने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो वहाँ पर कल्पुनिया आती है और उससे बैक करती है, ठीक है, उसे भीख मांगती है कि मैं, तुम यहीं पर घर, स्टे होम, घर पर रहो, ठीक है, बाहर मत जाओ। एक्चुअली होता है कि कल्पुनिया हैड ए डिस्टर्बिंग ड्रीम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उनको सपने में 3 बार, ठीक है, सपने के अंदर 3 बार वो रोती है, सपने के अंदर वो 3 बार रोती है और उसे सपने में दिखता है कि किसी ने सीजर का मर्डर कर दिया। तो इसलिए वो बैक करती है कि भाई तुम घर पर रहो, और सीजर जो होता है वो सेंड्स वर्ड्स टू द प्रिस्ट एंड दे टू रिटर्न ए वार्निंग दैट सीजर मस्ट स्टे होम। अब क्या होता है, सीजर ऐसे बिलीव नहीं करता अपनी वाइफ के सपने पर, मगर वो क्या करता है, किसी को बुलावा भेजता है प्रिस्ट के पास कि भाई प्रिस्ट के पास जाओ और ये सारे जो शब्द हैं जो मेरी वाइफ बोल रही है उनसे भी कंफर्म करो। तो वहाँ से भी जवाब आता है कि भाई जूलियस सीजर तुम घर पर रहो, बाहर मत निकलो। यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर को याद रखना है, आर्टेमिडोरस। ये एक कैरेक्टर है जो कि एक वेल विशर होता है जूलियस सीजर का। तो आर्टेमिडोरस जो होता है वो क्या करता है, जूलियस सीजर के पास जाता है भागता भागता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्टेमिडोरस होता है उसे ये खबर मिल जाती है कि कॉन्स्पिरेटर जो हैं उन्होंने जूलियस सीजर को मारने की साजिश की है। तो ये क्या करता है, आर्टेमिडोरस एक लेटर लिखता है और जूलियस सीजर को पकड़ा देता है, मगर जूलियस सीजर जो होता है वो इसको पढ़ नहीं पाता। तो अब देखिए क्या होता है, अब ये जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं वो जूलियस सीजर को स्टैब्ड टू डेथ, वो उसको चक्कू मार के उसको मौत की घाट उतार देते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाले पॉइंट ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कैस्का होता है वो पहला ऐसा इंसान होता है जो जूलियस सीजर को चक्कू मारता है, और ब्रूटस लास्ट इंसान होता है। तो मरते मरते जूलियस सीजर अपने मुंह से क्या निकालता है, यू टू ब्रूटस, मतलब तुम भी ब्रूटस, तुमने भी ऐसा काम किया। तो ये एक प्रकार का ट्रेजेडी जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। अब मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जूलियस सीजर के मरने के बाद जो मार्क एंटनी है वो स्टेज के ऊपर आता है और जूलियस सीजर के बारे में बोलना शुरू करता है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपको अगर पता हो तो इम्पोर्टेंट है। देखो वो क्या कहता है, रोम के निवासियों मेरी बात सुनो, मैं यहाँ जूलियस सीजर को दफनाने आया हूँ, ना कि उसकी प्रशंसा करने। उसके बुरे कर्मों के बारे में तो मैं मृत्यु के पश्चात भी बोला जाता है, मतलब किसी भी इंसान के अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म होते हैं उनके तो उनके बारे में तो मृत्यु के पश्चात भी बोला जाता है। अच्छे कर्म अक्सर दफन होकर ही रह जाते हैं। अक्सर क्या करते हैं लोग, मतलब यहाँ पर मार्क एंटनी बोलता है कि अच्छे कर्म जो होते हैं वो अच्छे इंसान के साथ ही चले जाते हैं। महान ब्रूटस ने आप सब से कहा कि जूलियस सीजर महत्वाकांक्षी था, ठीक है। मार्क ब्रूटस जब स्टेज पर आया था उसने जूलियस सीजर को महत्वाकांक्षी बताया। अब यहाँ पर मार्क एंटनी क्या बोलता है कि मार्क जो महान ब्रूटस है उसने जूलियस सीजर को महत्वाकांक्षी बताया है। यदि यह सच है तो यह बहुत ही बड़ी गलती है। सीजर ने इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाई है, ठीक है। यहाँ मैं ब्रिटिश और अन्य की आज्ञा से ब्रिटिश जो कि एक आदरणीय इंसान है, सॉरी ये ब्रिटिश नहीं है, ये है ब्रूटस, ठीक है। यहाँ पर ब्रूटस जो कि एक आदरणीय इंसान है, इसलिए ये सब के सब आदरणीय इंसान हुए। जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे उनके बारे में बोला गया था। तो कहने का मतलब मैं आपको अगर है ना ये शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ तो ब्रूटस के बारे में और मार्क एंटनी ने पूरी तरह से जूलियस सीजर के अच्छे कर्मों के बारे में डिस्कशन किया।
तो देखिए यहाँ पर एक ऐसी बार बार स्टेटमेंट देता है मार्क एंटनी कि सीज़र के अंतिम संस्कार पर मैं यहाँ कुछ कहने आया हूँ आप लोगों के सामने। सीज़र, जूलियस सीज़र, जो कि मेरा दोस्त था, मेरा भरोसेमंद था, न्यायप्रिय था, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था। ब्रूटस एक आदरणीय इंसान है। आगे देखिए क्या होता है। आगे मार्क एंटनी जूलियस सीज़र के बारे में क्या बोलता है। उसने बहुत से कैदियों को बंदी बनाया। उसकी फिरौती की रकम और फिरौती की रकम किसके जेब में जाती थी, क्या यही उसके महत्वाकांक्षी होने का सबूत है। यहाँ पर मार्क एंटनी बोलता है कि जितने भी फिरौती की रकम आती थी वो खजाने में जाती थी, वो जनता के अंदर बांट दी जाती थी जूलियस सीज़र के बारे में, सीज़र के द्वारा। तो यहाँ पर मार्क एंटनी उसकी अच्छाई की बातें बता रहे हैं। कहते हैं कि उसके महत्वाकांक्षी होने का सबूत है। जब भी कोई गरीब रोता जूलियस सीज़र उसके साथ हो गया। क्या यही महत्वाकांक्षी और दरियादिली नहीं देख मतलब क्या यही महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा दरियादिली नहीं देखती, फिर भी कहता है कि वह महत्वाकांक्षी था। ब्रूटस एक आदरणीय इंसान है। मतलब बार बार वो जूलियस मार्क एंटनी जो था वो बार बार ब्रूटस के बारे में कहता है कि ब्रूटस एक आदरणीय इंसान है, ब्रूटस एक आदरणीय इंसान है, मगर वास्तव में वो ब्रूटस की बुराई कर रहा है। ब्रूटस की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लेकर आता है। तो इस प्रकार से ये आप पूरा रीड कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, जो मैंने हिंदी में बनाया है। लास्ट के अंदर हम गाइज बिना किसी देरी के 2 क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए, he was gentle and the element of so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man who is the speaker and about whom is this spoken। ये जो लाइनें हैं वो किसके बारे में बोली गई हैं। तो यहाँ पर एनोबरस ऑफ एंटनी, ब्रूटस ऑन सीजर, क्लियोपाट्रा ऑन मेटोनी एंड मार्क एंटोनी ऑन सीजर। तो यहाँ पर आएगा मार्क एंटोनी। ठीक है, मार्क एंटोनी ने ये लाइनें जूलियस सीज़र के लिए कही थी। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट इज़ ग्रीक टू मी, इट इज़ ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग। यहाँ पर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट इज़ ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोली गई हैं, लिखी गई हैं, और वो जूलियस सीज़र के लिए कही गई हैं लाइनें। सो गाइज, विद दैट आई एम सपोज टू एंड माई लेक्चर। काफ़ी बड़ा हो चुका है और आई होप दैट पीपल हैव अंडरस्टूड। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं आपसे, एंड अपने नोट्स बनाते चले जाइए। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। उसके अंदर हम एक नया प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।